हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 के थर्ड चैप्टर का ये 7वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सदिश के घटकों का में वियोजन। सदिश का घटकों में वियोजन ये क्या होता है? तो यदि अपने पास कोई सदिश है, यदि अपने पास क्या है, कोई सदिश है और वो यदि किसी समतल में परिवर्तित हो रहा है, कोई सदिश किसी समतल में परिवर्तित हो रहा है, तो हम उस सदिश को दो लंबवत घटक के रूप में क्या कर सकते हैं? वियोजित कर सकते हैं। और यदि वो सदिश 3D में, 3D मतलब त्रिविमीय सदिश है, मतलब कोई अंतरिक्ष में वो क्या कर रहा है? परिवर्तित हो रहा है, तो उसे हम कितने? 3 लंबवत घटक के रूप में तोड़ सकते हैं। और यही कहलाता है सदिश का वियोजन। क्या कहलाता है? सदिश का वियोजन। तो यहां पर हम लोग सदिश के वियोजन में पहले लिखेंगे दो लंबवत घटकों में वियोजन। किसी सदिश का दो लंबवत घटकों में वियोजन, में वियोजन। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जब कोई सदिश किसी समतल में है, स्थित है, तो उस सदिश का दो घटक हम लोग तोड़ सकते हैं। एक मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। और मान लो यहां पर कोई सदिश इस तरह से क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। यह स्थित है किसी समतल में। मान लो ये सदिश क्या है? ये। और ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। तो इस सदिश ये का दो घटक होंगे। इसका एक एक्स घटक होगा और दूसरा कौन सा घटक होगा? वाई घटक होगा। तो एक्स घटक को कैसे तोड़ेंगे और वाई घटक में कैसे तोड़ेंगे? तो सदिश ए का जो एक्स घटक होगा वो मान लो ये वाली लंबाई हो गया, ये एक्स, और वाई घटक जो होगा वो क्या हो गया? ये वाई। तो ए एक्स कैसे निकालेंगे? तो यहां से देखो, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ? ए एक्स बाय मॉड ए एक्स बाय मॉड ए। तो यहां से ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो मॉड ए कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा। सिमिलरली हम लोग वाई घटक में लिखना चाहें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण करने मतलब ये वाई बटा मोड ऑफ ये। मोड ऑफ ये करने मतलब ये। तो यहां से ये वाई बराबर कितना हो जाएगा? मॉड ये साइन थीटा। तो इस सदिश को, सदिश ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो सदिश ए का दो घटक आ गया। कौन सा? एक्स घटक, और दूसरा कौन सा घटक आ गया? वाई घटक। इस सदिश को हम लोग, सदिश ए को दो घटक लंबवत घटक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पर ये एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में ये का कंपोनेंट प्लस वाई डायरेक्शन में ये का कंपोनेंट। और इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सदिश ये बराबर ये एक्स कितना आया? ये कॉस थीटा, और एक्स डायरेक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं? आई कैप। उसी तरह से ये वाई बराबर क्या आया? ये साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जे कैप। इधर जा रहा है ये जे डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सदिश को दो घटकों में, दो लंबवत घटकों में हम क्या कर सकते हैं? वियोजित कर सकते हैं। और ये इसके दो लंबवत घटक हो गए। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे वियोजित करके और इससे हमें क्या फायदा होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। मान लो कि अपने पास कोई एक पार्टिकल है, कोई बॉडी है, इस पर हॉरिजॉन्टल से एक 30 डिग्री पर क्या लग रहा है? एक बल है 5 न्यूटन का, जो कितने पर? 30 डिग्री पर लग रहा है। और दूसरा बल लग रहा है, मान लो अपने पास एक फोर्स है जो इस तरफ हॉरिजॉन्टल के 30 डिग्री पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने का लग रहा है? 10 न्यूटन का। अब मैं बोलूंगा F1 और F2 का, F1 और F2 का योगफल ज्ञात करें। F1 और F2 का क्या निकालें? योगफल निकालें।
तो F1 और F2 का योगफल निकालने के दो तरीका, एक तो दोनों के बीच का ये एंगल निकाल लो और रिजल्टेंट का सूत्र लगा दो, R इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो एक अपना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। दूसरा तरीका क्या है, इस दो वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, एक x घटक और y घटक के रूप में तोड़ देंगे, मतलब लंबवत दो लंबवत घटक में तोड़ देंगे, और इसे हम लोग क्या करेंगे, x कंपोनेंट को एक साथ जोड़ देंगे और y कंपोनेंट को एक साथ जोड़ देंगे। जैसे आइए देखते हैं, मान लो ये वाला लाइन को क्या मान लिया x, ये हो गया अपना x डैश, ये हो गया y और ये क्या हो गया y डैश। अब हमें इसका क्या करना है, पहले F1 का दो घटक तोड़ेंगे, तो F1 का एक घटक x एक्सिस में जाएगा और एक घटक किधर जाएगा y एक्सिस में। तो इसका x घटक कितना होगा, तो F1x मान लो, तो F1x, तो ये एंगल कितना है, थीटा है, मतलब 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा F1 और जिधर एंगल रहेगा उधर कॉस लेंगे, तो x एक्सिस के साथ क्या है एंगल, तो यहां पर हम लोग ये क्या ले लेंगे कॉस, तो F1 कॉस 30 डिग्री। और डायरेक्शन किधर जा रहा है इसका कंपोनेंट, तो इसका हेड को पकड़ो और जिधर एंगल है उधर खींच लो, तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा x की ओर। तो x डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं हम लोग, आई कैप। तो F1x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बता दो, तो ये हो जाएगा अपना F1 मतलब 5 cos 30 मतलब कितना √3/2 आई कैप। तो ये हो गया 5 √3/2 आई कैप, इधर जाएगा। अच्छा, इस घटक का एक और कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर, y कंपोनेंट, तो इसका हेड को पकड़ो और एंगल के दूसरी ओर ले जाओ, तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा F1y, F1y। और F1y बराबर क्या हो जाएगा, तो सूत्र होता है F1y, तो इसके साथ एंगल कितना है, जिधर एंगल रहता है उधर कॉस लेते हैं और उसके ऑपोजिट साइड में क्या लेते हैं साइन। तो F1y बराबर हो जाएगा F1 साइन 30 डिग्री, और डायरेक्शन किधर जा रहा है, तो हेड को पकड़ के ऊपर y एक्सिस की ओर जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का j क्या। F1 का वैल्यू पुट कर दो, तो 5 साइन 30 मतलब 1/2 j क्या, तो ये हो गया 5/2 j क्या, किस डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में। तो यहां से सदिश f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 को F1x और F1 का y घटक F1y। तो ये सदिश F1 बराबर कितना हो गया अपना, तो ये हो गया 5 √3/2 आई कैप प्लस 5/2 j कैप। दो कंपोनेंट के टर्म में किसको लिख दिया, F1 को। अब हम लोग F2 को दो घटक तोड़ेंगे, तो ये वाला एंगल देखो थीटा है, तो इसके हेड को पकड़ो और हेड के पकड़ के किधर खींचना है, थीटा की ओर, और थीटा की ओर खींचेगा तो ये हो जाएगा F2x, x डायरेक्शन में है, तो F2x इधर थीटा है तो इसके साथ कॉस आएगा, तो ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, और डायरेक्शन ये माइनस आई कैप है, तो डायरेक्शन दे देंगे माइनस आई कैप। तो F2x बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस 10 cos 30 का मान √3/2 आई कैप, मतलब 10 √3/2, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो F2x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5 √3 आई कैप। F2 का एक y घटक के रूप में तोड़ेंगे, इसका दो कंपोनेंट कैसे तोड़ना है समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा अपना F2y। F2y के लिए क्या करना है, इसका हेड को पकड़ना है और एंगल के ऑपोजिट साइड में खींचना है। तो ये एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड में इधर खींचेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर हो जाएगा, तो जिसके साथ एंगल नहीं रहता है जिस एक्स के साथ वो साइन में आता है, तो ये हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री, और डायरेक्शन किधर है प्लस j, तो यहां पर ले लेंगे क्या प्लस j। साइन 30 का मान 10 1/2 j का, तो ये हो गया 5j। तो F2 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, वेक्टर F2 को दो कंपोनेंट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे,
एक्स डायरेक्शन में -5√3 आई कैप, और इधर हो जाएगा +5 जे कैप। हम बोले क्या थे कि दोनों का सम का रिजल्टेंट निकालो। दोनों का सम का रिजल्टेंट यदि एफ है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, F1 + F2। F1 का वैल्यू रख देते हैं तो ये होगा 5√3/2 आई कैप +5/2 जे कैप -5√3 आई कैप +5 जे कैप। आई को आई के साथ लो और जे को जे के साथ, तो ये एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो 5√3/2 और -5√3, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप। यहां से +5/2 +5 जे कैप। आगे इसको सॉल्व कर दोगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यदि ये मैग्नीट्यूड आया, इसका सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो यदि अपने पास कोई भी सदिश दो कंपोनेंट ये एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप के टर्म में दिया हो, मान लो एक सदिश ये है और इसका ए एक्स और ये वाई के टर्म में दिया हो, तो इसका मोड कितना हो जाता है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इसका मोड हो जाएगा ये x² प्लस ये y²। और ए का रिजल्टेंट बताना है तो रिजल्टेंट को लिखते हैं अल्फा बराबर tan इनवर्स ये y बाय ये x। और ये अल्फा किससे होता है, तो x एक्सिस से होता है। एंगल जो है वो रिजल्टेंट का किससे होता है, x एक्सिस से होता है। यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है इस फॉर्म में, ये एक्स आई प्लस ये वाई जे, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मॉड ये बराबर √ ये x² प्लस ये y²। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो अल्फा = tan इनवर्स ये y बाय ये x। ये y क्या है, तो j का कोफिशिएंट, ये x क्या है, तो i का कोफिशिएंट। और अल्फा क्या होता है, तो अल्फा होता है x एक्सिस से रिजल्टेंट का डायरेक्शन, x एक्सिस से रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में था। कोई भी वेक्टर यदि दिया हुआ है और उसको कंपोनेंट के रूप में तोड़ना है, दो लंबवत घटक के रूप में तोड़ना है, तो कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया क्या। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन समझने के लिए। मान लो कि अपने पास कोई वेक्टर है इस तरह से दिया हुआ है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहां पर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहां पर थीटा एंगल दिया हुआ है, थीटा बराबर मान लो दिया है 60 डिग्री, और इधर दे दिया हुआ है 10। एक वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, 10 यूनिट, और बोल रहा है कि इसका एक्स और वाई कंपोनेंट लिखें, एक्स और वाई कंपोनेंट लिखें। तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पर देखो इस वेक्टर का हेड को पकड़ना है और सबसे पहले जिधर थीटा है उधर खींचना, तो इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाई। फिर इसी वेक्टर को पकड़ना है और जो थीटा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचना, तो इसका ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये एक्स। अब ये वाई और ये एक्स कैसे निकालेंगे, तो ये वाई का निकालेंगे तो वाई एक्सिस के साथ क्या है एंगल, थीटा। वाई एक्सिस के साथ क्या है एंगल, थीटा। तो हम लोग ये वाई कैसे लिखेंगे, तो मोड ऑफ ये cos थीटा, जिसके साथ एंगल दिया रहेगा उसके साथ लेना, और ये किधर जा रहा है, तो -j डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -j। तो यहां से ये y बराबर कितना हो जाएगा, 10 cos 60 डिग्री माइनस में और j डायरेक्शन, तो ये y बराबर हो गया कितना, -10 और cos 60 1/2, तो -5j क्या, ये आ गया क्या, ये y। इसका x कंपोनेंट लिखना है, क्या लिखना है, x कंपोनेंट। तो इसके साथ एंगल नहीं है
और जिसके साथ एंगल नहीं रहता है वो साइन में आता है। तो जब इसका x कंपोनेंट लिखेंगे ये x, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा ये, और इसके साथ थीटा नहीं है तो यहां पर आएगा क्या साइन, और डायरेक्शन माइनस आई कैप, डायरेक्शन किधर है माइनस आई कैप। तो ये हो जाएगा ये x बराबर ये का वैल्यू 10 और साइन 60 माइनस आई कैप। साइन 60 का मान होता है √3/2 आई कैप कट जाएगा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा -5√3 आई कैप। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इस वेक्टर ए का दो कंपोनेंट लिख सकते हैं। क्या ये बराबर वेक्टर ये x प्लस वेक्टर ये y, और ये x ये वाला हो जाएगा ये y इतना, मतलब ये वेक्टर जो होगा वो कितना होगा -5√3 आई कैप -5 j कैप। तो ये इसका क्या हो गया दो घटक किसके वेक्टर ए के। तो यदि कोई सदिश दिया है और उसे हम दो वेक्टर के रूप में तोड़ना चाहें, दो कंपोनेंट के रूप में, तो कैसे तोड़ना है समझ में आया? आगे हम लोग पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, मतलब त्रिविमीय सदिश के रूप में, त्रिविमीय घटक के रूप में किसी सदिश को कैसे तोड़ते हैं। मान लो कोई सदिश दिया हुआ है, किसी सदिश का त्रिविमीय घटक, घटक में वियोजन, हम लोग 3 डायमेंशनल में किसी वेक्टर को, यदि कोई वेक्टर स्पेस में है तो वहां पर हम लोग इसका x कंपोनेंट कैसे ज्ञात करेंगे, वेक्टर का y कंपोनेंट कैसे ज्ञात करेंगे और z कंपोनेंट कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए जानते हैं। मान लो अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y और z। ये x एक्सिस हो गया, ये अपना y एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया। ये ओरिजिन हो जाएगा। मान लो यहां पर कोई एक वेक्टर है ये, जो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो गामा बना रहा है। बात समझ में आया? तो इस वेक्टर का जो होगा दो कंपोनेंट होंगे, सॉरी 3 कंपोनेंट, किधर x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में। ये हो जाएगा ये z, ये हो जाएगा ये x, और यहां से परपेंडिकुलर डालो, तो इसके 3 घटक हो जाएंगे। इस सदिश के कितने घटक हो जाएंगे 3 घटक। कौन कौन? ये x, तो ये x क्या हो जाएगा, तो ये वाली लंबाई जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग ये x, ये वाली लंबाई है इसको क्या कहेंगे ये z, और ये क्या हो जाएगा ये y। तो इस वेक्टर ये का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट कैसे लिखते हैं? तो इस वेक्टर ये का x कंपोनेंट इस तरह से लिखा जाता है ax आई कैप, दूसरा ये y j कैप, और कैसे लिखेंगे ए जेड। ठीक है, अब ये x ये y और ये z कैसे निकालेंगे? तो यहां ए एक्स ये y और ये z डायरेक्शन को साइन के द्वारा ज्ञात करते हैं। डायरेक्शन के साइन क्या होता है? तो यहां पर हम cos अल्फा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? cos अल्फा। और cos अल्फा बराबर क्या होता है? तो ये x बाय क्या हो जाएगा ये x बाय ये x बाय ये, मतलब समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से ये y को यदि लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो इसको cos बीटा, y एक्सिस के साथ एंगल कितना है cos बीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos बीटा बराबर ये y बाय ये। और इसी तरह से ये cos गामा को क्या लिखेंगे? तो ये z बाय ये क्या है? तो इसका परिमाण, मान लो ये 5 दे दिया तो इसका 5 हो जाएगा ये z। अब अल्फा बीटा गामा
यहां पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। हिंदी में इसको कहा जाता है दिक कोजया, दिक कोजया। और डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में इसको हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। अब यहां से यदि मैं बोलूं ये एक्स बराबर, तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये कॉस अल्फा। ये वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये कॉस बीटा। और ये जेड बराबर क्या हो जाएगा? ये कॉस गामा। ये मिल गया हमें। ये सारा वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो इसका तीनों कंपोनेंट के टर्म में कैसे लिख देंगे? तो ये कॉस अल्फा आई कैप प्लस ये कॉस बीटा जे कैप और प्लस ये कॉस गामा के कैप। यहां पर जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है उसको क्या करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और कैसे निकालेंगे? समझ में आया डायरेक्शन कोसाइन? तो ये 3 कंपोनेंट के टर्म, मतलब 3D में किसी सदिश का त्रिविमीय घटक है। और कैसे निकालना है समझ में आया? अब डायरेक्शन कोसाइन जो दिया हुआ कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और क्या है? कॉस गामा। ये क्या कहलाता है? दिक कोजया। सदिश का क्या कहलाता है? दिक कोजया। और दिक कोजया को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं एल द्वारा। एल को हम लोग लिखते हैं क्या? कॉस अल्फा। एम को लिखते हैं क्या? कॉस बीटा। और एन को क्या लिखते हैं? कॉस गामा। और इसका एक प्रॉपर्टीज है कि तीनों का जो सम होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1 होगा। कि दो दिक कोजया मतलब डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर होगा। मतलब कोई भी सदिश है और उसका डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक कोजया पता है, तो उसके जो स्क्वायर के सम होंगे वो किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। आइए देखते हैं ये कैसे होता है, 1 कैसे होता है। तो यहां पर ध्यान दो, यदि कोई सदिश इस तरह से कंपोनेंट के टर्म में दिया हुआ है, ये एक्स आई प्लस ये वाई जे और प्लस ये जेड क्यू, तो इसका जो मोड लिखा जाता है, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसका जो परिमाण लिखते हैं वो लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? परिमाण। यदि एल बराबर मैं बोलूं, एल मतलब कॉस अल्फा, कॉस अल्फा करने का मतलब ये एक्स बाय मॉड ये एक्स बाय मॉड ये एल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? तो ये एक्स का स्क्वायर बाय ये स्क्वायर, मॉड ये का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर। उसी तरह से एम बराबर लिखेंगे तो एम बराबर क्या होता है? कॉस बीटा। और कॉस बीटा करने का मतलब क्या? तो ये हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा ये वाई बाय मॉड ये। इसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर बराबर ये वाई मतलब कॉस स्क्वायर बीटा मतलब ये वाई स्क्वायर बाय ये स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग एन स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जेड स्क्वायर बाय ये स्क्वायर। अब ये तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ दो एलएचएस को, तो इधर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एलएचएस जोड़ दिया तो इसका देखो इधर क्या हो जाएगा? आरएचएस में ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर बाय ये स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। और इधर क्या आ जाएगा? तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर करे तो ये रूट हट जाएगा क्या? तो यही देखो क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर। तो ऊपर रख दो ये स्क्वायर, नीचे भी ये स्क्वायर, कट के कितना आ जाएगा? 1। तो क्या हुआ? तो किसी सदिश का जो दिक कोजया का वर्ग का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एक इससे बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा किसी
किसी सदिश के दिक् को ज्याए हैं, क्या है, दिक् को ज्याए हैं, तो प्रूफ कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। क्या प्रूफ करना है, समझ में आया। कहता है कि यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा क्या है, दिक् को ज्याए हैं, तो प्रूफ कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो आइए हम लोग लेकर चलते कंडीशन। अभी मैं बताया था कि दिक् को ज्याए के वर्ग का योगफल किसके बराबर होता है, 1। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और उसी तरह से कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना, 1। अब यहां से इसको आगे सॉल्व करो तो 1 1 1 3 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस यहां भी कॉमन कर दिया तो साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इस पूरे माइनस को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 बराबर क्या, 2। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन समझ में आया। तो ये था अपना डायरेक्शन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि सदिश ये बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k है, तो ये का सदिश ये का दिक् को ज्याए ज्ञात करें, दिक् को ज्याए ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो दिक् को ज्या करने का मतलब क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और क्या, कॉस गामा ज्ञात करना। अभी मैं बताया था कॉस अल्फा का सूत्र क्या था, ए एक्स बाय मॉड ए, कॉस बीटा का सूत्र ए वाई बाय मॉड ए, और कॉस गामा का सूत्र ए जेड बाय मॉड ए। अल्फा बीटा और गामा क्या है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोण है, किसका, सदिश का। तो यहां पर यदि हम लोग वेक्टर ये लिखे तो वेक्टर ये बराबर कितना है, 2i प्लस 3j और प्लस क्या है, 5k। यहां से यदि मैं बोलूं मॉड ए, तो मॉड ए बराबर कितना हो जाएगा, तो मॉड निकालने का तरीका i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो यहां से मॉड ए बराबर जो होगा वो क्या होगा, तो 4 प्लस 9 प्लस 25, तो 25 ये हो जाएगा 9 4 13 और 25 38। कितना आ गया, मॉड ये आ गया 38। यदि मैं बोलूं ए एक्स, तो ए एक्स मतलब आई का कोफिशिएंट कितना है, 2, ये वाई मतलब जे का कोफिशिएंट कितना है, 3, और ये जेड मतलब 5, जे का कोफिशिएंट ये आ गया। अब मान लो कॉस अल्फा बोल रहा है दिक् को ज्याए मतलब कॉस अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बाय मॉड ए। तो ए एक्स कितना है, 2, मॉड ए कितना आया, √38। तो ये इसका क्या हो गया, पहला दिक् को ज्याए। दूसरा क्या निकालना है, कॉस बीटा। तो कॉस बीटा का सूत्र क्या होता है, ए वाई बाय मॉड ए। तो ए वाई कितना है, 3, मॉड ए कितना है, √38। उसी तरह से कॉस गामा,
कॉस गामा का सूत्र क्या होता है, ये जेड बाय मॉड ये जेड कितना है 5, मॉड ये कितना है √30। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दिक कोजिया। तो ये था डायरेक्शन कोसाइन से संबंधित क्वेश्चन और सदिश के दो लंबवत घटकों के रूप में वियोजन। अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा सदिश का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।